मैं अपने घर के पास आकर रुकी, पर वहाँ कोई नहीं था। ये अजीब था, आखिर सब कहाँ गए? आज मेरा जन्मदिन है, पर मुझे अपने आसपास कोई भी चीज जानी पहचानी नहीं लग रही। सारी चीजों पर एक सफेद चादर डली हुई है और सिर्फ घड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। सब कहाँ गायब हो गए? मैं एक एक करके कमरों में गई, पर मेरे माँ बाप मुझे कहीं नहीं दिखे। मैंने उन्हें बार बार फोन किया, पर उनका फोन लग ही नहीं रहा था। माँ, पापा, कहाँ हैं आप लोग? मैं घबराते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। जब मैं अंदर गई, मैं कुछ नहीं पहचान पाई। मेरा सारा सामान गायब था। एक अजीब सा बैग दीवार पर टंगा था। मैंने टेबल पर एक फैमिली फोटो देखी। मैं उसके पास गई तो मैं हैरान रह गई। मेरी जगह वहां पर एक अनजान लड़की खड़ी थी। मेरे माँ बाप और मेरी बहन सब थे उस तस्वीर में, पर मैं कहाँ थी? मेरी आंखों में आंसू आ गए, और ये सब हो भी मेरे जन्मदिन पर रहा था। एक दिन पहले मैंने अपने बॉयफ्रेंड ह्यू को एक खोज करने के लिए बुलाया था। मुझे इस तरह की चीजों में काफी मजा आता है। एक बार तो मैं एक सांप से भरे हुए पिट में भी कूद गई थी। मैं शहर की इस तरह की सारी गेम्स खेल चुकी थी, और इस बार मुझे लगा नहीं था कि कुछ बहुत अलग होने वाला है। पर यही एक मौका था मेरे और ह्यू के बीच में आए फर्क को ठीक करने का। हम थोड़ा कम बात करने लगे हैं आजकल। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मुझे छोड़ देगा, पर उस शाम एक साथ समय बिताने से हमें ये याद आने वाला था कि हम एक साथ कितना मजा करते हैं। वो खोज किसी बेसमेंट में होने वाली थी और हम वहाँ गए। वहाँ जो लोग थे उन्होंने हमें ऑल द बेस्ट कहा और हम नीचे चले गए। मैं चाहती थी कि वो थोड़ा डरावना हो, पर बिल्कुल ही उल्टा निकला सब कुछ। काफ़ी बेकार था। सारे प्रॉप्स प्लास्टिक के बने हुए और नकली लग रहे थे। बिल्कुल मज़ा नहीं आया। यहाँ तक कि बाहर निकलने के रास्ते पर उन्होंने एक नकली गुब्बारे जैसा दिखने वाला भूत टांग रखा था। मैं हंसकर ह्यू की तरफ मुड़ी, पर वो वहाँ नहीं था। एक सेकंड पहले तो वो वहीं खड़ा था। तभी मुझे ज़मीन पर एक टूटा हुआ ब्रेसलेट दिखाई दिया। वो मैंने ह्यू को हमारी एनिवर्सरी पर दिया था। ऐसा लगने लगा था कि ये रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ह्यू बस मुझसे मुंह चुराकर भाग गया। मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? मेरा दिल टूट चुका था और मैं बाहर गई, धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगी। जब मैं इस खोज पर थी, मेरे माँ बाप हमारी छुट्टियों की तैयारियां कर रहे थे। मुझे लगा था कि मेरे लिए घर पर गुब्बारे और कुछ तोहफे लाए होंगे, पर घर के अंदर एकदम शांति थी। शायद ये एक सरप्राइज था। पर जब मैंने पूरा घर देख लिया और किसी को भी नहीं पाया, ना मेरे माँ बाप, ना मेरी बहन जोआना, आखिर वो सब कहाँ गए हो सकते हैं? मैंने सबके फोन ट्राई करे, पर हर बार एक ही बात कि ये नंबर अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि घर की भी हालत ऐसी थी जैसे वहां काफी समय से कोई रहता ही ना हो। मैं ऊपर अपने कमरे में गई और वहां पर भी सब अलग था। यहाँ तक कि दीवारों पर जो तस्वीरें थी, आखिर वो लोग थे कौन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कमरे में इधर उधर चल रही थी, तभी मुझे एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें मेरा पूरा परिवार किसी और लड़की को गले लगाकर खड़ा था, और वो लड़की मैं नहीं थी। पर ये नामुमकिन है, वहां मैं होनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अपने कुछ कदम पीछे लिए और मुझसे फोटो नीचे गिर गई और पूरा कांच इधर उधर बिखर गया। ये सब एक बुरे सपने जैसा था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये लगे कि मैं कभी इस घर में रहती भी थी। बस एक मेरी फेवरेट चेयर, मेरी किताबें, अवार्ड्स, ये सब की जगह तस्वीरें थी किसी और लड़की की। क्या मेरा दिमाग खराब हो चुका है? कहीं मेरे घर वालों को कुछ हो तो नहीं गया? तभी मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड के अंकल क्रिस पुलिस ऑफिसर थे। शायद वो मेरी मदद कर सकते थे। मैंने क्रिस को फ़ोन किया और उसने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने उसे कहा कि मैं सैरा बोल रही हूँ और उसे पूरी बात बताई। उसने कहा कि उसे कुछ तो पता है। वो आगे कुछ कहने लगी, पर अचानक से चुप हो गई। जब मैंने उसे आवाज़ लगाई तो फ़ोन कट गया। वो कुछ तो जानती थी। आखिर मेरा परिवार कहाँ गया? मैं काफ़ी घबरा गई थी, पर कम से कम मुझे ये तो पता था कि अब क्रिस से पूछकर मैं पता लगा सकती हूँ कि सब कहाँ गए। मैं उसी समय भागकर क्रिस के घर पहुंची और दरवाजे को खटखटाने लगी। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, पर तभी उनके पड़ोसी बाहर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें इस दरवाजे के सामने कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 1 साल से कोई नहीं रहता।
आखिर अब क्रिस कहाँ गायब हो गई थी। वो पड़ोसन ने मुझे बताया कि एक सहेली की मौत के बाद उनका पूरा परिवार वो जगह छोड़ के चला गया और उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्रिस के कोई दोस्त नहीं थे, सिर्फ मैं, और मैं तो जिंदा थी। मैं उसके दरवाजे पर और जोर से खटखटाने लगी कि उसे दरवाजा खोल देना चाहिए और यह मजाक अब अच्छा नहीं लग रहा है। तभी मेरी बड़ी बहन ने मुझे वापस फोन किया। शुक्र है, वो थोड़ा अजीब तरह से बात कर रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसने मेरी मिस्ड कॉल देखी। मैंने उसे कहा कि जॉन, मैं सहरा बोल रही हूँ। तभी वो चिल्लाने लग गई और उसने कहा कि मैं झूठ कह रही हूँ क्योंकि उसकी बहन 1 साल पहले ही मर गई थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं तो जिंदा थी। पर वो मेरी बात सुनने को राजी नहीं थी। उसने कहा कि कहीं मेरी वजह से ही सहरा की मौत तो नहीं हुई। वो बहुत गुस्सा हो गई, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मुझे इस सब का बदला देना पड़ेगा। मैंने घबरा कर फोन तो काट दिया, पर जॉन मुझे फोन करती रही। मैं बहुत डर गई थी और मैंने फोन ही नहीं उठाया। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। मैं डर कर कांप रही थी। ये सब एक बहुत डरावनी मूवी जैसा था। मेरा 20वां जन्मदिन इस तरह से बीतेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, तो मैं घर ही चली गई। काफी लेट हो गया था जब तक मैं घर पहुंची और काफी डरावना भी लग रहा था। मुझे अंदर जाते हुए डर लग रहा था, पर तभी मेरे कमरे में एक लाइट दिखाई दी। वहाँ कोई तो था। मैं बहुत खुश हो गई और भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी दरवाजा खुला और वहाँ जॉन खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा कि वो खुश है कि मैं खुद ही आ गई। और वो चिल्लाकर मेरी तरफ कूद पड़ी। मैं घबराकर भागने लगी। आखिर ये क्या बकवास चल रही थी? जॉन बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। मैंने उसे चिल्लाकर कहने की कोशिश करी कि मैं उसकी बहन हूँ, पर मैं उसे छुड़वा ही नहीं पा रही थी। मैंने चिल्लाकर मदद बुलाने की कोशिश करी, पर आसपास कोई नहीं था। तभी मुझे सड़क के दूसरी ओर एक 24 घंटे खुले रहने वाले कॉफी शॉप का साइन बोर्ड दिखा। मैं उसकी तरफ भागी और दरवाजा खोलने की कोशिश करी। तभी मैंने पढ़ा कि अब वो दुकान भी बंद हो चुकी थी। मैंने मुड़कर देखा तो जॉन फिर से इस तरफ आ रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी मुझे दिखाई दिया वो साइन जहाँ मैं ह्यू के साथ एक बार क्वेस्ट खेलने गई थी। उस बेसमेंट का दरवाजा खुला था और यही मेरा मौका था। मैं भागकर अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया, पर जॉन बहुत जोर से दरवाजे पर खटखटा रही थी। मैं प्रेयर कर रही थी कि बस दरवाजा टूट न जाए। वो दरवाजा बहुत जोर से हिल रहा था, पर कुछ देर के बाद अचानक से सब शांत हो गया। क्या जॉन चली गई थी? जैसे ही मैंने एक राहत भरी सांस ली, तभी एक बहुत जोर का धमाका हुआ। जॉन ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया था और उसके टुकड़े हर जगह फैल गए थे। मैं बहुत घबराई हुई थी। वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, फिर भी मैं उस बेसमेंट में बस भागने लगी। जॉन अंदर आ चुकी थी और मेरा पीछा कर रही थी। इधर उधर भागते हुई मैं चिल्लाने लगी, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक से मैं एक दीवार में जा टकराई। अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी मुझे एक अलमारी दिखाई दी। बस एक यही उम्मीद बची थी। मैं उस अलमारी के अंदर घुस के बैठ गई और अपनी सांसें रोक ली। मैंने सुन लिया था कि अब जॉन उस कमरे में आ चुकी थी। मुझे उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि वो जानती है मैं इसी कमरे में छुपी हूँ और मुझे बाहर आ जाना चाहिए। तभी उस अलमारी का दरवाज़ा जोर से खुला और मैं चिल्लाई। उसी समय वहाँ बहुत ब्राइट रोशनी हुई, सफेद रंग की। मैंने अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोली और वहाँ कौन खड़ा था? मेरे माँ बाप, मेरे सारे दोस्त, क्रिस और ह्यू भी। और सबके सब एक साथ चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे। जॉन ने मुझे देखकर आंख मारी। ह्यू ने सबको पहले ही मना लिया था कि मेरे लिए ये अनोखी सी खोज रचाएंगे। इसका मतलब ये था कि वो मुझसे प्यार करता था। ये सब एक नाटक था। मैं तो बेहोशी होने वाली थी, इतना डर गई थी। मैं उन पर चिल्लाना चाहती थी, इतना गंदा मजाक। पर तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ थी और क्या चल रहा था। डॉक्टर ने मुझे आकर कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे एम्बुलेंस में यहाँ लाया गया है। मुझे काफ़ी कमज़ोर महसूस हो रहा था, पर डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं ठीक हूँ, बस कुछ ज़्यादा ही घबरा गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरे साथ मजाक भी किया कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ तो मुझे ऐसे खेल दोबारा नहीं खेलने चाहिए।
मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने अपने मस्ती के खोज के चक्कर में असली जिंदगी को भुला ही दिया था। बस अब मैं हॉरर से तो काफी दूर रहने वाली थी। तभी मेरे सारे दोस्त और परिवार वाले उस कमरे में आए। उनके हाथों में मेरे लिए गिफ्ट थे। ह्यू मेरे लिए मेरे फेवरेट फूल भी लाया था। मैंने उन सबको शुक्रिया कहा, क्योंकि ये जन्मदिन तो मैं कभी नहीं भूलने वाली थी, है ना। हाय, मेरा नाम लीसा है और मैं 16 साल की हूँ। क्या तुम्हें किसी चीज से डर लगता है? जैसे बहुत ही ज्यादा डर। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को जोकर से। मुझे किससे लगता है? सच बताऊं तो मुझे हर चीज से डर लगता है, पर सबसे ज्यादा स्पाइडर, मकड़ियों से। इतनी घिनौनी, ऐसा लगता है जैसे जहन्नुम से निकल कर आई हूँ। भगवान ही जाने इस धरती पर क्यों आए। एक हादसा हुआ था 1 साल पहले, जिसकी वजह से मैं डर के कारण जैसे पागल ही हो गई थी। मैं उसके बारे में आज भी सोचती हूँ तो अजीब लगता है। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। हम टेक्सास से वर्जीनिया शिफ्ट हुए थे और मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। सबसे पहली बात तो बहुत ठंड थी, और दूसरी बात हमारा घर, कैसे समझाऊं। क्या तुम कभी डिज्नीलैंड के भूतिया घर में गए हो? हमारा घर काफी मिलता जुलता ही था। कासल जैसा तो नहीं, किसी महल जैसा नहीं था, पर वैसा से ही अजीब सा, पुराना, बहुत खुला और क्रीपी। सच बताऊं तो कमरों में लाइट भी नहीं थी। कुछ कमरों में, जैसे कि मेरा कमरा, कभी कभी सिर्फ शाम को थोड़ा सा धूप आ जाती थी, बाकी सारा टाइम अंधेरा। और जमीन, 24 घंटे जमीन पर चलते हुए इतनी आवाज आती थी और बंदा डरा ही रहता था। और सबसे घटिया बात कि वहाँ इतने कीड़े थे। सच में शुरुआत में तो हमें कीड़े भगाने वालों को बार बार बुलाना पड़ता था। जमीन पर सारा समय मरे हुए कॉकरोच पड़े रहते थे। बिस्तर पर भी रात को कोई ना कोई कीड़ा उड़ रहा होता था। और मकड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ, इतनी भयंकर, हाथ जितने साइज की मकड़ियाँ। हो सकता है जंगलों में मिलने वाली मकड़ियाँ उनसे भी बड़ी हों, मुझे नहीं पता, पर मैं जानना भी नहीं चाहती। जो मेरे कमरे में होते थे वो ही काफी बड़े थे, और मैं छोटे वालों से ही डरती हूँ, तो ये तो फिर मेरे हाथ जितने बड़े बड़े थे। अब तुम सोच रहे होगे कि कीड़ों से डरना कितना बेवकूफों वाली बात है, पर लोग तो पानी तक से डरते हैं, है ना। तो किसी का कोई भी डर हो सकता है। एक दिन मैंने एक मकड़ी को अपने कपड़ों पे ऊपर चलते हुए देखा बाथरूम में। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया और मैं वहीं पागलों की तरह चिल्लाने लगी। मैं वो कपड़े छूने से ही इनकार कर दिया। मैं तो दोबारा बाथरूम में भी नहीं जाना चाहती थी। मैं हैरान रह गई थी उसकी मकड़ी के साइज को देखकर। इतनी बड़ी, हे भगवान। सब मुझे शांत करने की कोशिश करते रहे, पर मैं हो ही नहीं पाई। मैं इतना घबरा गई थी कि मैं रात को सो भी नहीं पा रही थी। सारा समय मेरे दिमाग में बस वो मकड़ियां ही घूमती जा रही थी, और इतने सारे जाले दिखते थे घर में, तो मैं वैसे ही डरी रहती थी। हर जगह घूमते रहते थे वो, कभी टेबल पर, जमीन पर, मेरे बेड पर। ऐसी चीजें सोचती थी। भयानक मूवी के सीन आते थे मेरे दिमाग में। आखिर थोड़ी देर के बाद मैं सो ही गई, पर बिल्कुल बेचैन नींद आई। सोने के बाद भी मुझे भयानक सपने आते रहे, मकड़ियों के बारे में। बहुत सारी मकड़ियां। हे भगवान, मैं इस चीज को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। अचानक से सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मकड़ियां पैर पर छू रही हैं, फिर धीरे धीरे गर्दन पर, और अब मेरे मुंह पर। अब मैं ट्राई कर रही थी कि वो मेरे ऊपर से हट जाए, पर यह हो नहीं रहा था, और मेरे पूरे शरीर पे मुझे मकड़ियां लग रही थी कि घूम रही हैं। पर अचानक से मैं उठी, और वो एक सपना था। ये एक बहुत ही भयानक एहसास था। कुछ सेकंड तक तो मैं वहीं लेटी रही, सांस लेती रही, क्योंकि मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या था। फिर मैं अचानक से बेड से उतरी, चीखती चिल्लाती, अपने शरीर से वो सारे एहसास को भगाने की कोशिश करने लगी। अचानक से मेरे चिल्लाने की आवाज सुन के मेरे माँ बाप भी अंदर आए, देखने के लिए कि हो क्या गया है। मैंने चीख कर कहा कि मेरे ऊपर मकड़ियां हैं और उन्हें जल्दी से हटाओ, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाएंगी। वो मेरे ऊपर अंडे दे देंगी और फिर और मकड़ियां आ जाएंगी। ऐसा होता है ना। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश करी और कहा कि मकड़ियां किसी के शरीर में जाकर अंडे नहीं देती, ऐसा कोई और कीड़ा करता है, और घबराने की कोई बात नहीं है। पर मैंने ऐसा कहीं तो पढ़ा था, और मुझे वो मकड़ी अपने ऊपर से हटानी थी। मेरी माँ मान गई और उन्होंने मेरा कान देखा कि कुछ है तो नहीं, पर उन्होंने बड़े ध्यान से नहीं देखा। उन्होंने एक झलक में ही कह दिया कि कुछ नहीं है, और मैंने नहीं मानी। 1 सेकंड में क्या पता चलता है। फिर मैंने उन्हें कहा कि बहुत ध्यान से देखो, क्या पता वो अंदर घुस गई हो। तो मेरी माँ अचानक से गुस्सा हो गई और मुझे डांट कर कहने लगी कि मैं ये बातें खुद बना रही हूँ और अब मुझे सो जाना चाहिए। तो मैंने भी उन पर चिल्लाकर कह दिया कि ये सब मेरे साथ हो रहा है इस कारण से मैं सो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अब वो मकड़ी मेरे हिसाब से तो मेरे अंदर थी। तभी पापा ने आकर ये कहा
कि मकड़ियाँ इंसान को खाती नहीं है और अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो मेरे अंदर ही मर जाएंगी और फिर बाद में खुद निकल जाएगी। अगली सुबह सब ऐसे उठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या उस मकड़ी के बारे में कुछ कुछ भी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी। सब एकदम आराम से बैठे थे। पर यहाँ मेरी हालत खराब हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, एकदम घटिया। और अब मेरे को ये पता चल चुका था कि किसी को परवाह ही नहीं है। अगली सुबह मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, पर दोपहर होते ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे गले के अंदर फिर से कुछ घूम रहा है और अचानक से मैं बाथरूम में भाग गई। मैंने कोशिश करी कि मैं उल्टी करके उसको खुद से निकाल दूं, पर मैंने जितनी भी कोशिश करी कोई फायदा नहीं हुआ। वो चीज मेरे अंदर से निकली ही नहीं। मैंने पूरा एक दिन लगा दिया ये सोचने में कि इस चीज से कैसे छुटकारा पाऊं। मैंने गूगल भी करने की कोशिश करी कि ये चीजें क्या खाती हैं, पर मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैं बिल्कुल बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। पूरा दिन मैं इसी के बारे में सोचती रहती थी क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता था अंदर से काट रहा है। हर रोज ऐसा लगता था जैसे उस जानवर को अब ये लगने लगा है कि मेरी बॉडी उसका नया घर है। हर रोज मैं अपने माँ बाप को बोलती थी कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कोई एक्सरे या कोई टेस्ट कराओ, पर वो मना कर देते थे। वो मानते ही नहीं थे कि मेरे साथ कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था और इसके कारण मैं अजीब चीजें सोचने भी लग गई। जैसे मुझे अचानक से खाली और एकदम अंधेरे वाले कमरे पसंद आने लगे। स्कूल में जब एक दिन एक लड़के ने मुझे हटने के लिए कहा तो मैं उस पर बड़ी बदतमीजी से चिल्लाई। मेरा मन किया कि मैं उसके मुंह को काट ही दूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे अचानक अपने दिमाग में अजीब बातें सुनाई देती थी, जैसे किसी किताब से कोई बात। तकलीफ ये नहीं थी, बात ये थी कि मैंने ऐसी कोई किताब कभी पढ़ी नहीं थी या किसी की आवाज सुनी नहीं थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। क्या मैं जानती थी कि ये सब सही नहीं हो रहा है? हाँ, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। मेरी जान निकली हुई थी, पर कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था और खुद से मुझसे हो नहीं रहा था। अंत में हार मानकर मैं फिर से अपने माँ बाप के पास गई। मैं समझ चुकी थी कि अब अगर मैं चुप रही तो शायद मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद इस सब से नहीं झेल पा रही थी। मैं सोच रही थी कि इस बार तो मेरे माँ बाप मुझे समझ ही लेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी थी और एक्सरे कराने ले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो समझे, पर उन्होंने कुछ अजीब सा जवाब दिया। मुझे लगा वो बोलेंगे हाँ, पर उन्होंने कहा हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने एक राहत भरी सांस ली और मैं खुश हो गई कि अब तो हम डॉक्टर के पास चले ही जाएंगे। और मैं जाकर गाड़ी में आराम से बैठ गई। पर डॉक्टर से बात करते हुए मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उसने कोई एक्सरे करने के लिए नहीं माना। वो सवाल पूछ रहा था मेरे दिमाग में आवाजों के बारे में और मकड़ियों के डर के बारे में। और फिर मैंने देखा कि मैं दिमागी पेशेंट के डॉक्टर के पास आई थी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपने माँ बाप पर चिल्लाने लग गई, डॉक्टर पर भी और वहां जो लड़कियां काम कर रही थी उन पर भी। मुझे लगा था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे झूठ कहा गया है और अब मैं उनके साथ रहना भी नहीं चाहती। उन्होंने मुझे बेहोश करने की कोशिश भी करी, पर मैं वहां से भाग आई क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कसकर नहीं पकड़ा था। मैं सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर भाग रही थी और मेरे दिमाग में एक आवाज कह रही थी, मार दो मार दो। मैं दूर तक नहीं गई, तभी सिक्योरिटी मुझे पकड़कर वापस ले गई। मैं बच्चों की तरह रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और वो मकड़ी मेरे अंदर बहुत जोर जोर से मुझे धक्के मार रही है। मैं मान चुकी थी कि वो मकड़ी मुझे खा जाएगी, पर वो डॉक्टर मेरी मदद नहीं करेगा। तभी अचानक से उस डॉक्टर ने कहा कि क्या तुम्हें एक एक्सरे चाहिए? और मैंने कहा कि हाँ, मुझे सिर्फ एक एक्सरे चाहिए। फिर उसने बड़े आराम से कह दिया कि ठीक है, कल हम तुम्हारा एक्सरे कर देंगे। क्या ऐसा महसूस होता है ना जब तुम्हें अचानक से वो मिले जिसके तुम कब से ख्वाब देख रहे होते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या इतने आराम से वो मान भी सकते हैं? मेरे माँ बाप को मैं कब से मनाने की कोशिश कर रही थी और अब वो डॉक्टर यूं ही मान गया। जब वो एक्सरे हुआ उसमें कुछ भी नहीं निकला। मेरे अंदर कोई मकड़ी नहीं थी, पर जो मुझे महसूस होता था और वो आवाजें, आखिर वो सब था क्या? तब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ऐसा हो सकता है कि सोते हुए मैंने एक मकड़ी को निगल लिया हो, पर कोई भी मकड़ी इंसान के अंदर कभी जिंदा नहीं रह सकती। वो पेट में मर ही जाती है और बाहर निकल जाती है। ऐसा कभी कभी होता है, पर बहुत ही कम चांस है। पर इसकी वजह से लोगों को बहुत डर बैठ जाता है। मुझे अपनी दिमागी हालत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा डर मेरे दिमाग पे चढ़ चुका था। आखिर मेरा डर बनावटी नहीं था, मैं तो खुशी से उछलने ही वाली थी। वो डॉक्टर अच्छा निकला। उसने मेरा ध्यान रखा और मेरी तकलीफों को सुना और समझा। उसने मेरे माँ बाप को ये भी समझाया कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि हम एक मकड़ियों से भरे हुए घर में रहें। जब मुझे मकड़ियों से इतना डर लगता है तो हम वहाँ से निकल गए। हम एक छोटे घर में रहने लगे, पर कम से कम अब वहाँ मकड़ियाँ तो नहीं थी।
मैं अपने डर से लड़ना सीख गई और खुद पर काबू करना सीख गई। धीरे धीरे मेरे मन में सुनने वाली आवाजें भी बंद हो गई। अब मैं अपने डर पर पूरी तरह से काबू करना सीख रही हूँ। मैंने पूरी बोतल पी ली थी टी ट्री की, ताकि उस मकड़ी का जरा सा भी हिस्सा मेरे अंदर ना रह जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।